अब आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखो, हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मोशन, जो हमने फिजिक्स का चैप्टर लिया था। मोशन से हमको एक बात तो समझ में आई थी। मोशन से क्या बात समझ में आई थी कि भाई कुछ भी मोशन होने के लिए, है ना, मोशन मतलब एक बॉडी एक जगह पर है ना, वो अपनी पोजीशन को छोड़ के वो दूसरी पोजीशन को एक्वायर करती है ना। वो एक जगह पर थी, अब वो कहाँ चली गई, दूसरी जगह पे चली गई। ये हमने सीखा था। जैसे आपका ए पॉइंट था, बॉडी पहले पॉइंट पे थी, कहाँ चलेगी, बी पॉइंट पे चलेगी, वो मूव हो गई, यहां से यहाँ पर मूव हो गई। उसको मूवमेंट होने के लिए कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। उस काम को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है। अब ये केवल ऐसा नहीं होता कि भाई बॉडी चल रही है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। ऐसा हो सकता है कोई बॉडी ऑलरेडी चल रही है, उसको रोकने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। हमने पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या करता था, उसको मोशन देता था, और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या करता था, उसको स्टॉप करने में हेल्प करता था। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये कहीं ना कहीं फोर्स इसमें बहुत काम करता है। फोर्स क्या होता है, कोई ऐसा, मतलब हम कुछ ऐसा वर्किंग करते हैं, है ना। हमको देखो, हम कुछ ना कुछ करें, जैसे हम पुश करें, पुल, हम इसको दो चीज में ले सकते हैं। हम किसी चीज को देखो, जैसे ये सीमेंट ब्लॉक आपको दिया हुआ है, ये एक सीमेंट ब्लॉक है, आपको इसको हिलाना है। ये अपनी कौन सी पोजीशन पर है, इट इज इन द रेस्ट मोड। और आपको क्या करना है भाई, इसको इसी पोजीशन से इसको मोशन में लाना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो इसको ऐसे पुश कर सकते हो इस डायरेक्शन में, या आप क्या कर सकते हो, इसको पुल कर सकते हो सेम डायरेक्शन में। ठीक है। तो फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है, या हम किसी चीज को अगर पुश करें या पुल करें, तो क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर चलाने के लिए हमको जो भी करना पड़ता है, जो भी हमको नेसेसरी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स, जब हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। हम कुछ पुश करते, पुल करते। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके घर के डोर होते हैं, है ना। डोर दो तरह के होते हैं। आप देखो, जब घर से आप एंट्री करते हो, आप क्या करते हो, गेट को अंदर की तरफ खोलते हो, तो आप एक्चुअल में क्या करते हो, पुश करते हो। डोर को आप क्या करते हो, पुश करते हो। और कुछ डोर कैसे होते हैं जिनको आपको क्या करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है ना। जो बाहर की तरफ खुलते हैं, हम अगर गेट से बाहर हैं और हम उसको गेट की बाहर की तरफ उसको निकालना चाहिए, क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं। और उसको अंदर, उसको दरवाजे को अंदर की तरफ धकेलना क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो हमारी जो पुश और पुल जो होता है, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्शन कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्शन कर रहे हैं। वो एक्शन पुश की फॉर्म में भी होता है, पुल की फॉर्म में भी होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब जो फोर्स होता है, ये कहीं ना कहीं मोशन से कनेक्टेड होता है। ठीक है। ये फोर्स क्या होता है, ये किसी न किसी एक्शन से क्रिएटेड होता है। हमने कहा ना, एक्शन, कुछ ना कुछ एक्शन होता है। अब एक्शन क्या क्या, उस पर बहुत सारे एक्शन होते हैं आपके लाइफ में। आप देखते हो, आप किसी चीज को क्या करते हो, पुश करते हो। एग्जाम्पल, पुशिंग का, डोर ओपन करना। आप पुल करते हो। ठीक है। आप जैसे गांव में अगर जाते हो, तो हमको भैंस को क्या करते हैं, कई बार गांव में लेके जाते हैं पानी पिलाने के लिए। ठीक है। अगर वो पानी से बाहर नहीं आना चाहते, हम क्या करते हैं, रस्सी पकड़ उसको खींचते हैं, है ना। मैं तो गांव में बचपन में क्या करता था, हम उसको रस्सी पकड़ते खींचते हैं, चल भाई तेरे को हम तेरी जगह पे घर पे लेके आते हैं। यस सर। ठीक है। इसको हम घर पे कुछ काम करते, लिफ्टिंग का, मम्मी ने कहा, आई ने कहा, ये सामान नीचे रखा है, इसको ऊपर लेंटर पे रख दो। जो लॉफ्ट होता है उसके ऊपर हम सामान करते हैं, हम नीचे से उठाते हैं और उसको ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। तब भी देखो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ फोर्स वाला एक्शन करते हैं। स्ट्रेच करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हो, अपनी बॉडी को आप स्ट्रेचिंग भी करते हो, है ना। आप स्प्रिंग को, ऐसे जो स्प्रिंग होता है उसको आप खींचते भी हो, उसको स्ट्रेचिंग कहते हैं। आप बचपन में इलास्टिक से खेलते थे। यस। सब पेडलिंग ऑफ साइकिल इज पुश और पुल। आप देखो, जब आप एक बार उसको नीचे, ऊपर से नीचे मारते हो, क्या होता है, पुश होता है ना। मेनली आप पुश एक्शन करते हो, दूसरा पेडल आपका वो ऊपर आता है, फिर आप फिर से पुश करते हो, राइट लेग पुश, एक बार राइट लेग पुश। ठीक है तुषार। और हम क्या कर सकते हैं, हम ट्विस्ट कर सकते हैं। हम जब कपड़े सुखाते हैं, हम क्या करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, है ना। कपड़े एकदम ऐसे निचोड़ देते हैं, है ना। एक एक तरफ हाथ राइट, एक तरफ हाथ क्लॉकवाइज जाता है, एक बार हाथ एंटी क्लॉकवाइज जाता है, उसमें से क्या निकल जाता है, कपड़ों में से पानी निकल जाता है। और हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। प्रेस, प्रेस मतलब किसी चीज को धक्का मारना, है ना। किसी चीज को धक्का मारने को प्रेसिंग कहते हैं। प्रेसिंग मतलब जैसे आपका स्पंज है, स्पंज को आप दबा दो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको प्रेस कर रहे हो, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं
जिस भी एक्शन में, जिस भी हमारे किसी काम से, है ना, तो हम वर्क को कैसे कह सकते हैं, हमारे जिस भी एक्शन से, हमारे जिस भी एक्शन से क्या हो, अगर बॉडी मोशन में है तो वो स्टॉप हो सकती है, या अगर वो स्टॉप है तो मोशन में आ सकती है। मतलब हमारे किसी भी काम से इसको क्या कहा जाता है भाई, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। और एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, आप एग्जांपल दो फटाफट। हर बच्चे एक पुश का एग्जांपल दो, इसमें को एग्जांपल है, हर बच्चे एक पुश का एग्जांपल दो। पुश फोर्स आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, सबका एक एक एग्जांपल पक्का आना चाहिए। Sir, when we open a door. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे फटाफट, हर एक का रिप्लाई आना चाहिए चैट बॉक्स में। ओपनिंग द डोर, पुश, यस, सबका अलग होना चाहिए। पेडलिंग ऑफ द साइकिल, गुड। सर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, 28 तक शिफ्टिंग खत्म होगी। कौन सी शिफ्टिंग भाई? क्लास तो अटेंड कर सकते हो आराम से, क्लास अटेंड करने में क्या है, पढ़ाई तो कर रहे हैं हम। हाँ सर, यूजिंग क्लास हैंड अटेंड पंप। करता मैं सर रोज। बिल्कुल, अभी रिप्लाई तो करो जो हमने पूछा अभी। मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट, आप चैट बॉक्स में लिखो बच्चा, चैट बॉक्स में लिखो। यस, प्लेइंग विद द टॉय कार, गुड। यूजिंग हैंड पंप, गुड गुड। अब सब लोग एग्जांपल दो पुल का। अब पुश का एग्जांपल सबने दिया, अब एग्जांपल दो पुल, क्योंकि आप लोगों को वो सोचने वाली आदत डालनी, ये जैसे मैं तो सब कुछ आपको बता सकता हूँ, अब आपको खुद सोचना है, हाँ यार इसमें यही हो सकता है। अब आप पुल का एग्जांपल दो। यस, टग ऑफ वॉर, यस गुड। प्रेसिंग द डस्टबिन, यस, आप उसको ऊपर से नीचे बंद कर दो, गुड गुड आदित्य, गुड शिवम। ये सोचने की आदत डालनी बहुत जरूरी होती है। ये सब लोग सोचो और पुल का एग्जांपल दो। पुल और क्या क्या हो सकता है? पुलिंग गियर्स, अथर्व इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर भाई। ओपनिंग फ्रिज डोर, गुड स्नेहा। देखो अपने आसपास से सोचो, अपने आसपास आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ओपनिंग डोर अदर वे, यस ये भी करेक्ट है। हाँ यस, गियर्स ऑफ द कार, यस, उसको हम पुश और पुल बच्चा दोनों करते हैं, यस। व्हेन डॉग पुल, है ना, हाँ यस, एक डॉग का पुल करते हो, गुड। पुलिंग द एनिमल, यस, ऑन द विंडो, यस गुड। अब एग्जांपल दो लिफ्टिंग का। यस, अब लिफ्टिंग का एग्जांपल दो, लिफ्टिंग का। आप लोग लिफ्टिंग कहाँ कहाँ देखते हो? मूविंग ऑफ द लिफ्ट, यस गुड, उसको एक फोर्स लगता है तभी वो नीचे से ऊपर जाती है। शिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, गुड। लिफ्टिंग सैनिटाइजर बोतल, ओहो उसमें मेहनत लगती है, यस ओके गुड। लिफ्टिंग कैरी बैग्स, यस गुड। अब आप एग्जांपल दो स्ट्रेचिंग का। लिफ्टिंग बेबी, यस, हाँ यश ने एकदम सही बोला, लिफ्टिंग बेबी। चलो अब एग्जांपल दो स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में आप क्या क्या देखते हो? लिफ्टिंग डंबल, गुड। हाँ, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो स्ट्रेचिंग होती है, गुड। और रबड़, यस, आप रबड़ को स्ट्रेच कर सकते हो, गुड। सोचो सोचो सोचो। इलास्टिक, गुड। योगा पोजेस, गुड। चलो गुड। अभी आप एग्जांपल दो ट्विस्टिंग का। आप क्या क्या ट्विस्ट कर सकते हो? क्ले, गुड। बिस्किट को ट्विस्ट कर दिया, यस, क्लॉथ आफ्टर वॉशिंग। ट्विस्टिंग द प्लास्टिक बैग, यस। रोस्ट चिकन है यार, ऐसी चीजें मत लिखा कर यार, मजा नहीं आता है। चलो गुड। प्रेसिंग, गिव मी एग्जांपल ऑफ प्रेसिंग। प्रेसिंग द बटन, गुड। टचिंग टू द फोन स्विच, यस गुड, एकदम सही बात। तुम लोग एकदम देखो सोच पा रहे हो, है ना, तो आप, ये अच्छी हैबिट होती है, सोच के जब सोचोगे तो आपको आसपास बहुत कुछ देखेगा। प्रेसिंग द हॉर्न, गुड। ऑटो वाला होता है ना, पौ पौ, वो दूध वाला आता था, पौ पौ,
तो यू आर प्रेसिंग समथिंग, उससे साउंड आती थी। गुड, चलिए गुड, आया समझ सबको। तो जो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी एक्शन करते हैं, है ना, हम कोई भी एक्शन, आप लाइफ में देखो, आप कुछ भी एक्शन करो, सुबह उठोगे, है ना, आप उसमें जाओगे, आप टीथ करते हो, उसमें आप कर रहे हो पुश एंड पुल, आप ब्रशिंग करते हो, पुथ एंड प्रेशन वो होता है, ठीक है, आप डीओ लगाते हो, आप प्रेस करते हो तो डीओ बाहर आता है, यस, ठीक है, आप नहाते हो तब भी आप नीचे से क्या करते हो, पानी लिफ्टिंग करते हो, है ना, ओके। और एग्जांपल, आप स्कूल के लिए गए, आप टाई बांधते हो, उसमें ट्विस्टिंग हो गया, है ना, फिर आपने टाई बांधी, आपका ट्विस्टिंग हो गया, और क्या किया, आप बेल्ट बांधते हो, उसमें प्रेसिंग हो गया, आपने बेल्ट को प्रेस करके रखा है, गुड। और क्या क्या है, तो ऐसे जब आप सोचोगे तो आप देखोगे आपकी लाइफ में डे टू डे यू आर डूइंग सम एक्शंस, जहां पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको फोर्स लगाना पड़ता है, और जब फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, मोशन होता है। चलो अब आगे चलते हैं। ये एशियन वाला बुक है जो मैंने आपको देखो फॉरवर्ड किया था, ठीक है, अब उसी से पढ़ते हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल है, वेट लिफ्टर पुशिंग कर रहा है। अब इस इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना सबको, ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसा आता है, आपको क्वेश्चन कैसा आता है, व्हेन वी, है ना, कि जब भी फोर्स होता है तो कैसे समझेंगे, अभी हमने एक्शन देखे कि कई सारे एक्शन हुए, ठीक है, अब हम कैसे समझेंगे कि किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स दिखता तो नहीं है ना, बट ये कैसे दिखता है, ये मूवमेंट से दिखता है। अगर कोई चीज मूव हो रही है तो हमको क्या दिखता है, फोर्स दिखता है। तो हम क्या कहते हैं, फोर्स कैन नॉट बी सीन। फोर्स क्या होता है, फोर्स आप देख नहीं सकते, बट इट कैन बी जज बाय ओनली इफेक्ट्स। हम क्या देख सकते हैं, जो वेरियस बॉडी, कुछ जो बॉडीज ऑब्जेक्ट हमारे अराउंड अस होते हैं, अगर उसको कुछ कुछ इफेक्ट होता है तो हम क्या कह सकते हैं, भाई वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा है। तो ये पांच बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। फर्स्ट, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। अगर कोई बॉडी किसी जगह पर है तो आप क्या कर रहे हो, उसको मूव कर सकते हो। कैसे, आपने फुटबॉलर ने क्या किया, उसको किक मारा, फुटबॉल कैसी थी, स्टेशनरी थी, है ना, आपने उसको किक मारा, किक से क्या हुआ, फुटबॉल अब मोशन में आ गया। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। सेकंड चीज, ए फोर्स कैन स्टॉप ए बॉडी। गोलकीपर, है ना, जब फुटबॉल उसके पास आती, गोलकीपर क्या करता है, उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है। बॉल किसमें थी, मोशन में थी, उसने क्या किया, उसको पकड़ लिया। तो उसको अपना हाथ, अगर वो हल्का ढीला हाथ पकड़ के रखेगा तो क्या होगा, बॉल उसके हाथों को छुएगी और पीछे गोल में चली जाएगी। बट अगर अपने हाथ को जो टाइट रखता है, इसका मतलब क्या है, वो अपनी बॉडी का एनर्जी इन हाथों में डालता है कि भाई इसको टाइटली अपने को पकड़ना है। इसका मतलब ए फोर्स कैन स्टॉप ए बॉडी। और फोर्स क्या कर सकता है, कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। आपकी गाड़ी अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, हम क्या करते हैं, उसका जब स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका मोशन चेंज होता है। तो जो हम स्पीड बढ़ाते हैं, उसका मतलब क्या है, हमने वहां पर फोर्स अप्लाई किया है, हमने एक्सीलेटर को प्रेस किया। जब एक्सीलेटर सर को जब वो प्रेस ब्रेक करेंगे तो क्या दबाते हैं होगा, तब भी स्पीड चेंज हो जाता है। सर तो तब जब ब्रेक रिटार्डेशन दबाते हैं, यस, एक में नेगेटिव एक्सेलरेशन में रिटार्ड, तो गुड, तो दोनों होते हैं ना। चेंज इन स्पीड मतलब इट कैन बी पॉजिटिव चेंज आल्सो, इट कैन बी नेगेटिव चेंजेस। स्पीड बढ़ भी सकती है और स्पीड कम भी हो सकती है। और फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज ए डायरेक्शन, सर ठीक है। एग्जांपल जैसे क्रिकेट। पापा का सर एग्जांपल, एग्जांपल क्रिकेट। हाँ एग्जांपल, हाँ आपको देता, मैं आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ, देखो आप सुनो, यस, क्रिकेट तो बहुत अच्छा सर एग्जांपल हम है। फुटबॉल अब का जब क्रिकेट एग्जांपल खेलते ले हो, सकते हैं बॉलर हर है एक वो, उसमें। बिल्कुल, जब किक मारते हो तो देखो बॉल सीधी नहीं जाती, वो घूम के भी जाती है। आपको और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल सुनो, ठीक है। आपका मूड, आज संडे है, आपका मूड दोस्तों क्रिकेट खेलने जाना है, आप घर से क्रिकेट के लिए निकले, जस्ट बैट उठाया, बॉल उठाया, स्टंप सब उठाया, पीछे से पापा ने क्या कहा, आज तू खेलने नहीं जाएगा। आपका आपका क्या डायरेक्शन चेंज हो गया, आप जो क्रिकेट फील्ड की तरफ जाने वाले थे, आप कहाँ जाओगे, वापस घर के अंदर। तो पापा की इंस्ट्रक्शन सर से उसके आपका टेबल। डायरेक्शन चेंज हो गया ठीक है, चलो गुड। और क्या हो सकता है, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। जब हम बैलून को करते हैं, बैलून के ऊपर फोर्स प्रेस करते हैं, उसका देखो सर शेप चेंज हो जाता है। यस, सर जब हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं तो उसका भी शेप चेंज होता है। यस, उसको हल्का सा उसमें प्रेस हो जाता है, ठीक है। जब यस टेनिस सर। खेलते हो उसमें बॉल प्रेस होता है। आप जब स्क्वॉश खेलते हो, उसकी जो बॉल होती है उसके ऊपर आप हिट करते हो तो क्या होता है, हल्का सा उसमें प्रेसिंग नजर आता है। तो ये पांच, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर ये पांच चीजें हो, क्या क्या, मोशन हो जाए, स्टॉप हो जाए, स्पीड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, या उसका शेप चेंज हो जाए, या साइज चेंज हो जाए, हम क्या कह सकते हैं, भाई उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा है। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ओके, चल आगे।
Sir, your voice is not coming. Yes, sir. ये सर बेटा फोन आ गया था, ठीक है। चलो गुड, ये हमने पढ़ लिया पूरा स्ट्रेचिंग वाला एग्जांपल। अब देखो, अब जो फोर्स होते हैं, ये फोर्स भी दो तरह के होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा भाई, फोर्स होते हैं, ठीक है। फोर्स से क्या होता है, किसी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है। हमने 5 एक्शन पढ़ लिए, ठीक है। अब फोर्स दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, दूसरे को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे आप टग ऑफ वॉर करते हो, टग ऑफ वॉर में अगर दोनों टीम बराबर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, रस्सी जहां पर है वहीं पर रहेगी, है ना। अगर एक टीम शक्तिशाली है, दूसरी टीम वीक है, तो क्या होगा, एक टीम जीत जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, नेचर में दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब जब फोर्सेस बैलेंस होते हैं तभी मोशन हो सकता है ना। अगर फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे तब तो मोशन हो ही नहीं सकता। अनबैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है फोर्सेस का। जब तक फोर्सेस अनबैलेंस्ड, जो फोर्सेस होंगे जब तक अनबैलेंस्ड होंगे तो क्या होगा, मोशन, है ना। और जब आपके फोर्सेस बैलेंस होते हैं तब मोशन नहीं होता, कुछ और होता है। तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, दूसरे को कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब जैसे हम पहले पढ़ते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है, इफ द रिजल्टेंट, मतलब टोटल, अगर मैं जैसे हर बॉडी के ऊपर कई तरह के फोर्स लग सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 तरह के फोर्स, जैसे बक्सा, ये बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, जमीन के ऊपर रखा है, मतलब समझो आप, ये इसका वजन 200 केजी है। कितना है, 200 केजी का बॉक्स है। और मैं आपको कहूँ इसको आपको क्या करना, पुश, यहाँ से ऐसे धक्का मारना है, ठीक है। 200 किलो, चल 500 किलो लगा देते हैं, ये कितने केजी का है, 500 केजी का है। अब जब आप इसको पुश करने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो इसको कहेंगे, अच्छा यहाँ से पुश कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ से इसको पुश कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से पुश, धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो समझो आपके अंदर कितना वेट है, 40 केजी, आपका वेट इतना ही है, और आपको बॉक्स हिलाना है 500 केजी का। तो आप कितनी मेहनत करो, बॉक्स कभी नहीं लेगा, कभी भी हिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से उसको रिटर्न फोर्स लगा कहते हैं, ये जितना वेट है ना, इसको हिलाने के लिए आपको 500 केजी से ज्यादा वेट लगाना पड़ेगा। जब 500 केजी से ज्यादा आप में वेट होगा तभी आप इसको हिला पाओगे, या आपके हाथों का फोर्स इतना होना चाहिए इसको आप हिला सको। और इस पे कौन सा काम करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। जो अर्थ होती है उसका कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या करेगी, इसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगी, ओके। और ग्राउंड भी क्या करता है, इसके अगेंस्ट में। जब न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ तुषार, आप वाइब्रेट कर सकते हो, मैं तो वाइब्रेट नहीं कर सकता। 500 केजी का बॉक्स बहुत हैवी भाई, अपना वजन 40 किलो और बॉक्स 500 किलो का, सर आप नहीं लेकिन कह सकते। थोड़ा थोड़ा हिल सकते हैं। हाँ आप हिला सकते हो, अब हो सकता है आप बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हो, पर फ्रिक्शन की वजह से मूव नहीं होगा वो। हाँ ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ये बहुत हैवी होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, बैलेंस्ड फोर्स। इफ द रिजल्टेंट, देखो 4 तरह से फोर्स लग रहे हैं, एक यहाँ से फोर्स लग रहा है, एक फोर्स, दो फोर्स, ये फोर्स ऊपर जा रहा है, एक फोर्स इसको नीचे ला रहा है। तो कहते हैं द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। इफ द रिजल्टेंट ऑफ all the forces acting on the body is zero, then these forces are called as balanced force। मतलब इन सब फोर्सेस को, ठीक है, अगर इन सब का एडिशन जीरो आ जाए, इसका मतलब फोर्सेस कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो जब भी बैलेंस्ड फोर्स होगा तो उससे जो बॉडी होगा उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो जिस जगह रखी है वो वहीं रखी रहेगी, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तरह के फोर्स आपके हैं, फोर्स ऑफ और पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच अपोज द पुश। जैसे हम किसी को धक्का मारे तो उनको रिटर्न में धक्का मारता है ना, आप दीवार को धक्का मारो तो दीवार भी आपको क्या करेगी, आपको अपनी तरफ से धक्का मारने की कोशिश, हमको दिखाई नहीं देती, पर एक तरह से क्या होता है, हम उसको धक्का नहीं मार पा रहे, ठीक है। बट वो रिटर्न एक ऐसा फोर्स होता है, आपको इनविजिबल होता है, बट आप इसलिए दीवार को आप धक्का नहीं मार पाते, ठीक है। इट डज नॉट अलाउ यू टू मूव द बॉक्स। फोर्स ऑफ द ग्रेविटी जो अर्थ की वजह से आता है, ठीक है। फोर्स ऑफ द रिएक्शन, जिस तरह ग्रेविटेशन होता है उस तरह एक फोर्स ऊपर भी लगता है, वो फोर्स क्या करता है, इसको ऊपर भेजने की कोशिश करता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि सारे फोर्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, तो क्या होता है, हमारी तरफ से फोर्स इक्वल हो गया तो बैलेंस फोर्स हुआ, ठीक है जी। अब इसके बाद इफ ए नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, तो एक बॉडी के ऊपर कई सारे फोर्सेस काम कर सकते हैं। इफ द बॉडी कंटिन्यू
इन ए स्टेशनरी पोजीशन, तो मोशन पॉसिबल नहीं होगा, बट क्या हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है ना। इफ ए नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, द बॉडी कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये कहा जाता है अगर फोर्सेस बैलेंस्ड है तो बॉडी अगर मोशन में तो मोशन में रहेगी, अगर वो रेस्ट पर है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगी। कब तक, जब तक आपके फोर्सेस कहते हैं बैलेंस फोर्सेस है। और जितने भी डायरेक्शन, जैसे रस्सा कस्सी का गेम होता है, सिंपल सा एग्जांपल, टग ऑफ वॉर, ठीक है, जब तक दोनों, जैसे यहाँ से भी 100 न्यूटन का फोर्स लगे, ये 100 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो रस्सी का जो बीच का पोर्शन अगर यहाँ पर मार्किंग कर दें, वो वहां से हिलेगा ही नहीं। वाई? क्योंकि दोनों में क्या इक्वल फोर्स हो रहा है। अगर समझो ये कम हो जाए 90 न्यूटन, तो क्या होगा, ये रस्सी कहाँ चली जाएगी, उस तरफ चली जाएगी। तो फोर्सेस जब तक बैलेंस रहते हैं तब तक बॉडी या तो मोशन में रहती है या रेस्ट में रहती है। हाँ, आप एक काम पक्का कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो। जैसे बैलून के ऊपर आप जब इसको प्रेस करते हो, देन द बैलेंस फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट इन द बैलून, तो मोशन नहीं होगा बट उसका बॉडी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, थर्ड बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप ए मूविंग बॉडी, दे कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक ऊपर उसके ऊपर बैलेंस फोर्सेस काम कर रहे हैं। मतलब देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कई फोर्स होते हैं, नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स, राइट का फोर्स, पुश वाला, पुल वाला, बहुत कई तरह के डायरेक्शन के फोर्स आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अगर जब हमको बनाने होते हैं बड़े बड़े स्टैच्यूज और बड़े बड़े टावर के, आप देखो ना, जो रेलवे, जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस खासकर, ठीक है, अब ब्रिज जो होता है कभी पिंप, और वो ऐसे रस्सी से बंधे होते हैं, है ना, लंबे लंबे टावर रस्सी से बंधे होते हैं। तो इस ब्रिज को, जो ब्रिज के ऊपर जो अनबैलेंस फोर्स होगा उसको बैलेंस करने के लिए हम अलग अलग से प्रोविजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? किसी को डाउट यहाँ तक? यस, ग्रेविटी इज आल्सो फोर्स। फिजिक्स में एक चैप्टर है ग्रेविटी, उसको पढ़ेंगे। फोर्स के बाद शायद अगला चैप्टर वही है, सर ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटेशन है ऊपर से समथिंग। नीचे आती है ना सर? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ की बेस होता है सर, मतलब ठीक ऊपर है, से उसको पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और एक तरह का फोर्स होता है, जैसे फोर्सेस होता है, फोर्सेस भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, उसको पढ़ेंगे, जब फोर्स चैप्टर पढ़ोगे तो कई तरह के आप फोर्स पढ़ोगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी एक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होता है। ठीक है, कोई भी चीज किसी को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, ये दो चीज याद रख लेना। कोई भी चीज किसी को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, इसका मतलब यहाँ पर कई तरह के फोर्सेस हो सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स हो सकता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है, तो उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं फोर्सेस के। अर्थ हमको अट्रैक्ट करके रखती है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुत तरह टाइप के फोर्सेस होते हैं। यस, चलो गुड। अब अनबैलेंस फोर्स किसको कहते हैं? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो। ठीक है, मतलब टोटल, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं प्लस माइनस कुछ है, जहां भी कुछ प्लस माइनस होगा इसका मतलब क्या है, टोटल रिजल्टेंट क्या है, जीरो नहीं है। इस टाइप के फोर्सेस को क्या कहते हैं? दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज अनबैलेंस फोर्सेस। इसी अनबैलेंस फोर्सेस में क्या होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो मोशन में आ जाती है, और कोई बॉडी अगर मोशन में है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये कब होता है? जब आपके बैलेंस कैसे होता है, फोर्स होते हैं। जैसे ये टॉय कार है, ठीक है, इसका वेट है 2 kg, इसका वेट कैसा है, 2 kg। आपने पीछे से 5 kg का, 3 kg का आपने इसको हल्का सा पुश किया। ठीक है, अब जो उसका वेट है 2 kg, इसकी वजह से इसका फ्रिक्शन फोर्स जो है 2 kg होगा, और आप यहाँ से पुश कितने का कर रहे हो, 3 kg का। ये और ये तो चलो सेम हो गया, जितना ऊपर गया उतना नीचे, इसे ऊपर नीचे का फोर्स इतना मैटर नहीं करता कई बार, है ना। आप देखो कोई चीज ऊपर फेंक दो, वो नीचे क्यों आती है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नीचे आती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से नीचे आती है। ठीक है, तो अब हम सिंपल क्या समझ रहे हैं, मान लो इस टॉय कार का वेट कितना है, 2 kg, आपने यहाँ से थोड़ा फोर्स लगाया 3 kg का, तो क्या होगा, ये कार इधर चलने
लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोशन कैसा है, यहाँ फोर्स कितना है 2 kg का। अभी यूनिट इसकी अलग होती है, 2 न्यूटन बोल सकते हैं इसको, और इसको 3 न्यूटन। तो भाई यहाँ पर ये फोर्स कम है और ये फोर्स ज्यादा है, तो जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट उस तरफ मूव करने लगेगा। गॉट इट? तो जिस तरफ भी फोर्स ज्यादा होगा उस तरफ से ही आपका फोर्स मोशन करने लग जाएगा। एग्जांपल आपका फिर से टग ऑफ वॉर का, जब इन लोगों ने क्या किया, रस्सी छोड़ दी, इन लोगों के हाथ में रोप थी, इन्होंने क्या किया, रस्सी छोड़ दी, और ये अपनी तरफ से खींचे जा रहे थे, खींचे जा रहे थे, खींचे जा रहे थे। क्या होगा, ये सब धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर से अचानक से फोर्स जीरो हो गया। यहाँ पर फोर्स सर कितना then था, it is called as 15 unbalanced न्यूटन। force ना? क्या बच्चा? सर then it is called unbalanced force ना? यस यस, बैलेंस फोर्स अनबैलेंस होगा ना। यहाँ पे इन्होंने रस्सी छोड़ दी, बिल्कुल भी वजन नहीं लगाया, तो ये 0 न्यूटन होगा फोर्स। इन्होंने क्या किया, रस्सी खींचनी स्टार्ट की, तो ये कितना हो गया, 50 न्यूटन। तो क्या हो गया, सारे नीचे गिर जाएंगे, ये सब खड़े रहेंगे। क्यों? फोर्स अनबैलेंस्ड हो गए। और एग्जांपल, इफ देयर वर नो बैलेंस्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, जैसे अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, जैसे आदमी ये साइकिल चला रहा है, अगर इसको जमीन से कोई भी फ्रिक्शन फोर्स ना हो, ठीक है, और अगर एयर ये इधर सामने जा रही है, इसको एयर क्या करेगी, इस तरफ पुश करने की कोशिश करेगी। अगर एयर का फ्रिक्शन ना हो, तो अगर एक आदमी एक बार पैडल मारना छोड़ दे, उसकी साइकिल चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया ना, जब ढलान पे आप गाड़ी साइकिल चलाते हो, वो चलती जाती है, पर एक समय रुक क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स एंड बिकॉज ऑफ एयर फ्रिक्शन। ये क्या करता है, ये फोर्स को नेगेटिव करने की कोशिश करता है। अंडरस्टूड यहाँ तक? किसी को डाउट यहाँ तक? No sir. चलो गुड, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर काफी बड़ी चीज लिखे हैं, व्हेन ए अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। ठीक है, तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है, ए बॉडी कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी एंड इट कैन क्रिएट ए मोशन इन द बॉडी। ठीक है, चलो गुड। अब न्यूटन अंकल ने ये सब जब उसने देखा कि फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस से क्या होता है, मोशन होता है, तो न्यूटन अंकल ने 3 तरह के लॉ दिए। तो न्यूटन को पहले भी कई साइंटिस्टों ने फाइंड किया था ग्रेविटी, वो प्रूफ नहीं कर पाए थे, पर न्यूटन ने प्रूफ किया ग्रेविटी, न्यूटन रिसर्च। भाई न्यूटन के नाम पर तो पर्ची फाड़ी गई है, बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो भगवान ने दिया है ना। ढलान में एयर नीचे की साइड जाता है, क्यों? उसमें तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। ढलान में एयर नीचे, वहां पर ढलान में होता है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। जब ढलान में जब चलते हो उस टाइम वो वह जब ढलान के बाद आप पैरेलल रास्ते पे आ जाते हो, तब क्या होता है, तब फ्रिक्शन फोर्स आपका बढ़ जाता है। सर मतलब तब भी एयर ऑपोजिट साइड जा रही रहती है। हाँ, तो उस टाइम तो देखो, तो एयर इतना रेजिस्टेंस नहीं कर पाती जितना वो अपना जमीन का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक ये देखो, ये सड़क है, ये एकदम प्लेन है, इसके ऊपर एक ऐसी चीज रख दो, सिर्फ रखे रहो, कुछ होगा क्या? नहीं होगा। और आपने देखो, ये फिसल पट्टी होती है जिसके ऊपर आप बचपन में खेलते थे, है ना, यहाँ पर आपने कोई चीज रख दी, यहाँ पर रहेगी क्या? नहीं, वो फिसल के कहाँ पर आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि अब यहाँ पर इसको जब फोर्सेस की बात, जब सीनियर क्लासेस में जाओगे ना, आपको फोर्सेस पढ़ाया जाएगा कि ये जो एंगल, अभी कितना एंगल है, 90 डिग्री। एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल क्या हो गया? चेंज हो गया है। यहाँ पर 90 डिग्री है क्या? यहाँ पर एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसको यहाँ पर एक अलग एंगल मिल गया है। इसके हो गया, उसको फिलअप करने के लिए ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर से कहा जाता है नीचे आ जाता है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ पर पहुंचता है नीचे इस लोकेशन पे, तो क्या होता है, नहीं करता है, तो कहीं फोर्स है, उसके लिए एंगल मैटर करता है। आपको ये 11th क्लास में सिखाया जाए। ओके जी, जब किसी भी क्लासेस की चीज है जिसको हल्का से समझते हैं। तो न्यूटन अंकल की बात करते हैं, तो ये फोर्स जो हम पढ़ रहे थे, तो न्यूटन अंकल ने इसके लिए 3 लॉज दिए। क्या क्या लॉज दिए? इसको कहते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। 3 तरह के लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन अंकल ने क्या कहा, जो भी हमने पढ़ा पूरा फोर्स के बारे में, तो न्यूटन अंकल कहते थे कि बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। एंड इसको, इस डेफिनेशन को ऐसे लिखना होता है, याद रखना, इसमें बिल्कुल चेंज नहीं करना होता। ठीक है,
ए बॉडी इन द मोशन विल कंटिन्यू इन द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, देखो जो झुका होता है वो टेढ़ा होता है, ठीक है, वो जमीन से एंगल बनाता है, ये एंगल आ गया, ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। इस एंगल की वजह से आपकी जो बॉल होती है ऊपर से नीचे आती है, ठीक है। ए बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन द मोशन विल कंटिन्यू इन द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस, कब तक, व्हेन इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर इसके ऊपर आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स कुछ ऊपर से नहीं लगेगा, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो ये न्यूटन अंकल का फर्स्ट लॉ था, याद करना। अब ऐसा क्यों होता है? तो न्यूटन अंकल कहते थे कि इट इज इनर्शिया, एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई बॉडी होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? इनर्शिया, ठीक है। मतलब इसको इसने नाम दिया क्या? इनर्शिया। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज दैट, इसको नाम आपको याद रखना है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है। ये इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है किसकी? ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से ये कोई भी अपने आप को, ये अपने आप की, ये अपनी पोजीशन चेंज करने नहीं देता। अगर ये बोलता मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में रहूंगा, अगर मैं मोशन में हूँ तो मैं मोशन में रहूंगा। जैसे जिद्दी बच्चे के नेचर क्या होता है, अगर जिद्दी बच्चा जिद ठान ले मेरे को पढ़ाई नहीं करनी तो नहीं करनी, तो पेरेंट्स कितना ही उसको समझाने की कोशिश कर, पढ़ाई करेगा क्या? नहीं करेगा। इसका मतलब उसका इनर्शिया कैसा है? उसका इनर, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो उसको मोटिवेट करती है पढ़ना नहीं है। और एक स्टूडेंट बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा, क्यों? उसको पढ़ने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही क्या होता है, वो खुद उसके अंदर से आवाज आती है पढ़ना चाहिए, मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए, मेरे को मेहनत करनी चाहिए, है ना, ये अंदर से आता है। तो इनर्शिया भी एक प्रॉपर्टी है तो इसकी बॉडी की, है ना, जिसकी वजह से ये क्या कहता है भाई, अगर मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में रहूंगा, और मोशन हो तो मोशन में रहूंगा, ठीक है। तो कहते हैं जो हैवियर बॉडी होती है, हैवियर मास इज ए मेजर ऑफ अ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसमें जो इनर्शिया जो एक्चुअल में होता है, ये एक्चुअल में मास की वजह से होता है। जिस बॉडी, जो बॉडी में जो वजन होता है, मास होता है, वो उसके ऊपर आपकी इनर्शिया प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। अगर आपकी बॉडी का मास लाइट है, अगर आपकी बॉडी कैसी है, लाइटर बॉडी है, उसका इनर्शिया कम होगा, और आपकी बॉडी हैवियर है, उसका मास ज्यादा होगा। इसका मतलब जो इनर्शिया प्रॉपर्टी है, या आपकी इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्टली आपकी किससे कनेक्ट होती है? मास से। बॉडी अगर लाइटर होगा तो लोअर इनर्शिया, अगर बॉडी हैवियर होगा तो उसका इनर्शिया हैवियर होगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ये क्या होता है ये आप डिटेल में फ्यूचर में पढ़ोगे। तो इनर्शिया सिंपल इतना मान लो, ये प्रॉपर्टी, इसको सिंपल याद रखना। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पानी का कलर कलरलेस होता है। अब तुम कहोगे सर कलरलेस क्यों होता है? अब वो टेस्टलेस होता है, वो टेस्टलेस क्यों होता है? तो इसका नेचर है, उसकी वो प्रॉपर्टी है। इसकी वजह से पानी कलरलेस भी है, पानी कैसा है, और लेस भी है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर सबको? फिर आगे चलें। प्लीज रिप्लाई अगर आप लोग सुन रहे हैं तो मेरी बात। मैंने आपको हमेशा, जब भी आपको समझ में आएगा पूछूं तो आप हमेशा रिप्लाई किया करो। यस, गुड। तो देखो स्टोन, जिसे एग्जांपल लेते हैं स्टोन का, स्टोन हैज मोर इनर्शिया देन ए फुटबॉल। पत्थर रखा है फुटबॉल के साइज का, उसको अपन किक मारते तो क्या होता है? हमारे पैर में चोट लगती है। और वही किक अब एक फुटबॉल को मारते तो फुटबॉल बहुत दूर चली जाती है। अब उतने साइज का अगर पत्थर होगा, उसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है, क्यों? उसका मास ज्यादा है ना। आपकी एक टेनिस की बॉल हो और जो आपकी लेदर की बॉल होती है, दोनों दिखने में एक जैसी है, शेप दोनों की एक जैसी, पर फर्क किसमें है? उनके मास में फर्क है, ठीक है। इससे अगर टेनिस बॉल होती है, अगर किसी को मारोगे तो ज्यादा चोट नहीं लगती, पर अगर क्रिकेट की चाहे वो दूसरी मारोगे, लेदर बॉल मारोगे, उसमें दर्द ज्यादा होता है। इसका मतलब द इनर्शिया ऑफ द बॉडी टोटली डिपेंड ऑन द मास। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, एक छोटे टॉय को पुश करने की कोशिश कर रहा है। अभी टॉय का वेट 200 ग्राम भी नहीं है, तो धक्का मारेगा बहुत दूर तक चली जाएगी। और वहीं अगर ये रियल कार को प्रेस करने की कोशिश करे, ठीक है, तो हो सकता प्रेस ना कर पाए। आज के बच्चे कार को धक्का मार लेते, कार आगे चल जाती है। पर हम हैवियर गाड़ी की बात, ट्रक मारने की कोशिश करो, ट्रक को धक्का मारने की कोशिश करो तो ट्रक तो नहीं लेगा ना। कार को तो तुम बोलोगे हाँ सर कार तुम कर लेते हैं, ट्रक को तो नहीं कर पाओगे ना। तो जब बॉडी बड़ी हो जाती है, इसका मतलब उसका इनर्शिया बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ
इस अगर किसी बॉडी को मेरे को मोशन में लाना है या फोर्स में लाना है, तो जो उसका इनर्शिया है ना, उसके इनर्शिया से ज्यादा मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, उसके मास से ज्यादा मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। टू ओवरकम द इनर्शिया, ये जो इनर्शिया होता है, अगर मेरे को किसी बॉडी को मोशन में लाना है, इसका मुझे मुझे उसके इनर्शिया से ओवरकम आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। वी नीड टू अप्लाई एक्स्ट्रा फोर्स, वो अपने आप नहीं चलेगी। अगर वो जमीन पे रखी है, ग्रेविटेशन, बच्चा ग्रेविटेशन चैप्टर पे जाने दे, फिर बात करें इसके ऊपर, तो अच्छा रहेगा तुषार जी। अभी हम फोर्स तो पढ़ ले, फोर्स सर मोशन पढ़ते ग्रेविटेशन एक्सटर्नल, हैं। ग्रेविटेशन एक्सटर्नल होता है सर। मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हम चैप्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फिर हम ये नहीं पढ़ेंगे, फिर हम कुछ और चीज करने लग जाते हैं। जो पढ़ा रहा पहले उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो ओवरकम होता है कि किसी बॉडी का जो इनर्शिया होता है, अगर उसको ओवरकम का मतलब है कि बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से उसको रेस्ट में लाना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। गाड़ी को उनको क्या करना पड़ता है, ब्रेक दबाना पड़ता है ना। हमने एक्स्ट्रा ऊपर से फोर्स अप्लाई किया, तो गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी तो किससे चल रही है, पेट्रोल चल रही है, पेट्रोल ने किसको पावर दिया, इंजन को पावर दिया, तो उस इंजन की पावर से क्या चल रही है, गाड़ी आपकी चल रही है। आप क्या करो, उसको रोकना चाहते हो, आपने क्या किया, ब्रेक प्रेस कर दिया, आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। ये सबके सामने एग्जांपल है कॉइन वाला, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है, ये आपका नीचे गिलास है, ऊपर कार्ड है, आप जब इसको मारते हो अपने हाथ से, तो क्या होता है, आपने मोशन किसको दिया, आपने मोशन केवल इस कार्ड को दिया, आपने कॉइन को कोई मोशन नहीं दिया गया, आपने कोई कॉइन जैसा था वैसा ही है, इसलिए आपने सिर्फ कार्ड को पिक किया, उसको धक्का मारा, तो क्या कार्ड आगे चला गया। बट उस टाइम जो कॉइन था वो क्या था, रेस्ट पोजीशन पे था। कॉइन की पोजीशन कैसी थी, रेस्ट। क्या आपने कॉइन को कोई फोर्स दिया क्या, नहीं, आपने कॉइन के ऊपर कोई फोर्स नहीं दिया, ठीक है। इसलिए वो अपनी पोजीशन पे बना रहा, पर नीचे का कार्ड हट गया, इसलिए वो नीचे गिर गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और आपके सर बेस्ट इसमें भी एग्जांपल मास डिफर करता है ना सर, मतलब मास क्या के बच्चा, हिसाब से कम। सर इसमें भी मास समझा का नहीं। ये होता है हाँ, आपका अगर कार्ड उसको बहुत ये हल्का है ना, करें। आपका जो कार्ड है, प्लास्टिक कार्ड है, बहुत हल्का होता है ना। आप एक ये काम सर करो, लेकिन मेटल अगर का हम शीट, कपड़े पे हाँ ग्लास सेट वगैरह रख दे तो ग्लास हाँ, सेट भी बिल्कुल हिले। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो हिलेगा नहीं, वही रहेगा। वो इसका इसका भी तो इनर्शिया मैटर करेगा ना, ये सिर्फ कार्ड का भी तो इनर्शिया मैटर करेगा। तो अब उंगली का जो फोर्स है, दैट इज मोर देन कार्ड के फोर्स, उसकी इनर्शिया से ज्यादा। मैंने वही कहा ना कि उसको इनर्शिया से ओवरकम करने के लिए हमको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अगर यहाँ पर बड़ी मोटी सी ऐसे स्लैब होती, एक ग्लास की होती, तो ऐसे नहीं जा सकता, हमको करना पड़ता, फिर उसको निकालना पड़ता, पुल करना पड़ता बहुत तेजी से एकदम, तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ता। पॉइंट क्या वही समझने का कि आपको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हो, तभी आपका मोशन रेस्ट से मोशन में आता है, मोशन से रेस्ट में आता है, ठीक है। और आपके एग्जांपल कहते हैं, जब आप ट्रेवलिंग करते हो, ठीक, आप कभी भी बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, तो जैसे क्या हुआ, आपकी गाड़ी चलती है, हम कहाँ जाते हैं, एकदम पीछे चले जाते हैं। अभी तक आप एकदम शांति से ऐसे बैठे थे, मेरी तरह मैं एकदम शांति से बैठा हूँ, तो जैसे ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई, क्या होता है, गाड़ी आगे जाती है, आप कहाँ रह जाते हो, पीछे चले जाते हो। क्यों, क्योंकि गाड़ी तो मोशन में आ गई, गाड़ी के ऊपर मैंने एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया, गाड़ी किस में आ गई, गाड़ी मोशन में आ गई। लेकिन आप तब तक क्या थे, तब तक आपकी पोजीशन रेस्ट में थी, इसलिए आप एकदम कहते रहते हो, आप रेस्ट में रहते हो। फिर बाद में क्या होता है, आपकी गाड़ी चलती जाती है, अब आपकी बॉडी किस में आ गई, मोशन में आ गई। अब आपके मोशन कैसा, अब आपका मोशन और बस का मोशन सेम हो गया है। अब ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा, तो क्या गाड़ी रुक गई, तो गाड़ी किस में थी, मोशन, गाड़ी किस में आ गई, मोशन से रेस्ट में। बट आपकी बॉडी स्टिल कैसी है, रेस्ट में होती है। आपने कुछ किया नहीं किया, आपने क्या किया, आप तो बस ऐसे बैठे थे। वो कहते हैं जब कार पे बैठते हो तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई, क्योंकि आपकी बॉडी किस में, मोशन में है, और अचानक से गाड़ी रुक गई, आपकी बॉडी कंटिन्यूस मोशन में रहती है, आपकी बॉडी कंटिन्यूस मोशन में रहती है। पर आप सीट बेल्ट लगाते हो, क्या करता है, वो मोशन को आगे जाने से, आपकी बॉडी को आगे जाने से रोक देता है। अगर आपको सीट बेल्ट नहीं यूज करके क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है ना, आप कार तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो क्या करता है, ये फोर्स होता है, ठीक है। ओके, और कोई एग्जांपल, यस। जब हम मम्मी कई बार, हमारी आई कई बार क्या करती है, कपड़ों को बाहर टांगती है, खासकर हमारी कारपेट वगैरह होती है ना, देखो कारपेट डेली नहीं धुलता,
पर क्या है, कारपेट को साफ करना पड़ता है। क्या साफ करते हैं, इसको छत के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, इसको रस्सी पे टांग देते हैं और इसको ऊपर डंडे से पिटाई करते हैं। जब डंडे से पिटाई से क्या होता है, आपका कारपेट मोशन में आ जाता है। जब डंडे से पिटाई करते हैं, कारपेट किस में आ गया, मोशन में आ गया। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो अभी तक कैसे थे, रेस्ट पोजीशन पे थे। तो आप जैसे डंडा चलाते हो, कारपेट किस में आ गया, मोशन में आ गए। तो कारपेट आगे पीछे मूव करे पर आपके जो पार्टिकल्स होंगे उस जगह से नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, आपने कई बार हो गए थे, ट्राई कर, ठीक है। यार वो बस का आपको मैंने एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। जब कार स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं और जब कार रुकती है तो हम आगे की तरफ आते हैं। ओके जी, यहाँ से किसी को डाउट? तो न्यूटन का हम फर्स्ट लॉ फिर से एक बार डिफाइन कर लेते हैं। इट गिव अस अ डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। फोर्स भी देखो, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो एक तरह से फोर्स का डेफिनेशन देता है। फोर्स का डेफिनेशन क्या था, ए फोर्स इज समथिंग व्हिच चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन। और फोर्स जो होता है उसको न्यूटन में मेजर करते हैं, याद रखना, ठीक है। जैसे का होता है ना, जब वेट किसे मेजर करते हैं, केजी में। मास मतलब मास किसे मेजर करते हैं, वेट नहीं, मास किसे मेजर करते हैं, केजी में। लेंथ किसे मेजर करते हैं, मीटर में। इस तरह फोर्स को जो मेजरमेंट किया है तो उसको कहते हैं न्यूटन। उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्यों, बस सीधी सी बात है, गाड़ी आगे जा रही है तो एक तो मैग्नीट्यूड है, उसमें फोर्स आगे जा रहा है, उसका डायरेक्शन तो मैटर कर रहा है। अगर गाड़ी पीछे जाती तो आगे की तरफ जाते, और गाड़ी अगर आगे जा रही है, हम कहा जर्किंग कहाँ पर आएगा, डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर बस में चली और सामने की तरफ गई तो हमारा मोशन क्या होता है, बैक साइड। अगर गाड़ी सामने की अचानक हम कहा जाते हैं बैक साइड। और वही गाड़ी जब रिवर्स करते हो, पीछे की तरफ लेके आते हो, तो आपका बॉडी कहाँ जाता है, आगे की तरफ जाता है। इसका डायरेक्शन मैटर करता है। इसमें फोर्स को क्या कहते हैं, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर? ये चैप्टर छोटा है, 3 में मोस्टली खत्म हो सकता है आराम से। तो न्यूटन के अगर फर्स्ट लॉ के बारे में पूछा जाए तो आपको पहले स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन if a body is at the rest it will remain at the rest, and if a body in the motion it will remain in the motion until unless an external force is applied on the body, until unless an external force is applied on the body। यही हमने पढ़ा था। देखो ये मैंने आपको डेफिनेशन नोट भी कराई थी यहाँ पर। ये देखो ये डेफिनेशन। सर जो लॉ थे न्यूटन के वो वर्ड टू वर्ड लिखने हैं ना? यस एकदम सही। देखो ये वाला जो मैंने आपको बताया था ना, दिस वन, a body at the rest, sorry कलर चेंज हो गया इसका, a body at the rest will remain at the rest, a body in the motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is a compelled by the external force। ये as it is लिखना याद रखना, इसमें अपने मनमाने ढंग से कुछ नहीं ऐड करना। तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम्पल आप जैसे कार का दे सकते हो, बस का दे सकते हो, कारपेट का दे सकते हो। हमने कई एग्जाम्पल अभी पढ़े। ओके, ये सब है उसमें, जो आपको मैंने सेंड किया उसमें सब है। चलो अब आगे चलते हैं। तो सेकंड चीज आती है मोमेंटम, ठीक है जी। अभी हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले देखो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में एक चीज आई। सर आपकी आवाज धीरे आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। बाकी सबको भी दिक्कत आ रहा है आवाज से, प्लीज चेक। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसमें एक चीज नई टर्म आती है, इनर्शिया। याद रखना, न्यूटन की, सबको आवाज कम आ रही है मेरी? थारू को आ रही है आवाज कम? सर योर वॉइस इज ब्रेक भी ब्रेकिंग। लग रहा है अभी? ठीक, अभी भी ब्रेक हो रही है? यस सर, नाउ अभी चेक कीजिए, अभी क्लियर है ना? यस।
यस, बीच बीच में कई बार क्या होता है, अगर नेट का फ्लक्चुएशन होता है ना बच्चा, तब अब हो सकता है। ठीक है, चलो, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उसमें फर्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने नई टर्म पढ़ी, जो आपने टर्म पहले नहीं सुनी थी, इसका नाम क्या था, इनर्शिया। ठीक है, हाँ, ये एक्चुअली नेट की अगर आप ये आपके एंड से फ्लक्चुएशन हो या मेरे एंड से फ्लक्चुएशन हो तभी होता है, याद रखना। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसमें हमने नई टर्म पढ़ी, क्या थी, इनर्शिया, याद रखना। और इसका कनेक्शन किससे होता है, इसका कनेक्शन होता है मास। ठीक है, अब न्यूटन अंकल का सेकंड लॉ जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें एक नई टर्म आती है, इसको कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, अब हम इसको पढ़ेंगे मोमेंटम को। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें मास भी इंपॉर्टेंट होता है एंड वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सेकंड लॉ स्टार्ट होने से पहले हम पहले मोमेंटम को समझते हैं। कुछ नई टर्म्स है जो आपके 9th क्लास में ऐड होती है। इनर्शिया आपने शायद पहले सुना था या नहीं सुना था, मोमेंटम इसका सेकंड होता है। अब भाई मोमेंटम को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, मोमेंटम कैसे समझ सकते हो, ठीक है, हमको मालूम है क्रिकेट बॉल जो होती है इट इज मच हैवियर देन द टेनिस बॉल, सबको पता है। ठीक है, इसका मतलब मास ऑफ द क्रिकेट बॉल इज ग्रेटर देन मास ऑफ द टेनिस बॉल। ठीक है जी, ओके। सपोज वी थ्रो ए क्रिकेट बॉल, ध्यान से सुनना, अभी आराम से एक लाइन पढ़ेंगे। सर वॉइस सपोज से लो आ रही है। वी थ्रो ए, बच्चा मैं तो काफी तेज बोल रहा हूँ आप लोगों को, अभी क्लियर है सर। हेडफोन एकदम, हाँ मैं भी बोला क्योंकि हेडफोन देखो मेरे एकदम मुंह के पास नहीं है। बच्चा कहीं ना कहीं नेट का फ्लक्चुएशन आपके एंड पे, इसलिए आपको ऐसा आ रहा है ना, इसलिए प्लीज आप थोड़ा नेट चेक करो सर अपने अभी एंड क्लियर पे। है सर। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, बीच बीच में कहीं ना कहीं आपका फ्लक्चुएशन होता है ना, इसलिए मेरी आज आवाज आपको वैसे आती है, क्योंकि मैं यहाँ पर तो ब्रॉडबैंड लगा रखा है। ठीक है, देखो अब हमने क्या पढ़ा था, क्रिकेट बॉल इज मच हैवियर देन द टेनिस बॉल। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, क्रिकेट बॉल इज मच हैवियर देन द टेनिस बॉल, सबको पता है। अगर हम लेदर बॉल से खेलते हैं क्रिकेट और टेनिस हम टेनिस बॉल से खेलते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक क्रिकेट बॉल को थ्रो करें और एक टेनिस बॉल को थ्रो करें विद सेम स्पीड, तो हमको क्या लगता है, दैट मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए क्रिकेट बॉल। सबने देखा, आप सब लोगों ने क्रिकेट खेली है, लेदर बॉल से भी खेली है और अपने टेनिस बॉल से भी खेली है। तो अगर कोई शॉट, कोई बैट्समैन उसको शॉट मारता है और जिस वेलोसिटी से अगर आती है, तो हमको मालूम है क्रिकेट को पकड़ने में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एज कम्पेयर टू टेनिस बॉल। एग्री, ये सब लोगों ने देखा है। ठीक है, तो लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द टेनिस बॉल। अब ऐसा होता क्यों है ना, अब ऐसा होता क्यों है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स होता है ना, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पता लगता है। जैसे क्रिकेट बॉल को आपको रोकने में, क्रिकेट बॉल को आप रोकोगे लेदर बॉल को, उसमें आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एज कम्पेयर टू टेनिस बॉल। जैसे अगर क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल आई, आपने हल्के हाथ से ऐसे कर दिया, रुक जाती, आपको ज्यादा चोट नहीं लगती। पर वहीं अगर आप हल्के हाथ से अगर क्रिकेट बॉल पकड़ोगे, आपको हाथ को ज्यादा हर्ट करता है। ये सबने देखा है। इसका मतलब Yes, sir. कहीं ना कहीं जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। आपको और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपका दोस्त आपके सामने साइकिल चला के आ रहा है, ठीक है, और वो आपके सामने एकदम तेज उससे आ रहा है, स्पीड से। ठीक है, अब क्या मतलब तेज नॉर्मल स्पीड से आ रहा है, आप उसको कैसे, उसको एक हाथ लगाओगे और उसकी साइकिल आप रोक दोगे, बराबर, एक हाथ से आप उसकी साइकिल रोक सकते हो। वहीं अगर बाइक आ रही हो तो आप एक हाथ से नहीं रुकेगी, आपको दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे तब बाइक रुकेगी। और अगर एक कार आ रही हो तो आपके दोनों हाथ का पूरी बॉडी लगाओगे तब भी आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा हमको क्या मिलता है भाई, अगर क्रिकेट बॉल आपके पास धीरे से आए, अगर क्रिकेट बॉल आपके पास धीरे से आए तो देखो उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको आप हल्के से पकड़ लोगे। और वहीं आपके पास एकदम तेजी से आए तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको बड़े ध्यान से पीछे की तरफ लेके जाके पकड़ना पड़ता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
इसका मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ वी थ्रो टू क्रिकेट बॉल ऑफ सेम मास एट डिफरेंट स्पीड, ठीक है, जैसे आप क्रिकेट में प्रैक्टिस करते हो ना, कोच होता है, ठीक है, आप सामने 5-6 लोग खड़े हो तो वो आप 1-to-1 सबके साथ ऐसे बॉल फेंकते, आप पकड़ो, आप पकड़ो, आप पकड़ो, आप पकड़ो, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई वो किसी का धीरे फेंकता है, किसी का तेज फेंकता है, तो जिसका धीरे फेंकता है आराम से पकड़ लेता है, और वो जिसका तेज फेंकता है उसको एकदम सावधानी से अच्छी तरह पकड़ना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ इट ट्रू, if it throw two cricket ball of same mass at different velocity or speed, we found more force is required to stop cricket ball which is moving with higher velocity. इसका मतलब force is also directly proportional to the velocity. तो भाई किसी बॉडी को मेरे को रोकना है, जैसे एक साइकिल धीरे आ रही है, ठीक है, मतलब एकदम हल्की सी स्पीड पे आ रही है, आप देखो उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, और वहीं अगर आपका दोस्त एकदम तेज साइकिलिंग करके आए तो आपको स्पीड से आप रोक पाओगे, वो आपको टक्कर मार के आगे चली जाएगी। इसका मतलब क्या, देखो उसे मास तो सेम था ना साइकिल में, है ना, देखा था ध्यान से, साइकिल में मास उतना ही था, जब धीरे चल के आ रही थी आपको ज्यादा फोर्स लगाने तो आपने ऐसे पकड़ा और आपकी उस साइकिल रुक गई, और वही अगर तेज तेज साइकिल चला के आए तो क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, आपको चोट भी लग सकती है। इसका मतलब किसी बॉडी को अगर हमको रोकना है या चलाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो भी फोर्स लगता है ये दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से, भाई बॉडी का मास कैसा है और बॉडी की वेलोसिटी कैसी है। जैसे एक छोटा सा पत्थर है, ठीक है, इसको फेंकते हो तो आप इसको ज्यादा वेलोसिटी से फेंक सकते हो, अगर इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी की औसती ज्यादा हो सकती है। वहीं अगर दूसरा ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका फेंकोगे, थ्रो करोगे तो आप उसको कम वेलोसिटी से फेंकोगे। इसका मतलब फोर्स लगता है वो दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, वो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक नई चीज पर क्या पता लगती है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। इसका मतलब द वेलोसिटी कि भाई मोशन है ना, क्वालिटी मतलब जो मोशन होगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो मोशन होने वाला है, वो जो मोशन होगा वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर भी और वेलोसिटी के ऊपर भी। एक छोटी कार को पुश करना इजी होता है एज कंपेयर टू ए बड़ी कार। इसका मतलब क्या हुआ, छोटी कार को आप वेलोसिटी तेज धक्का मार सकते हो पर बड़ी कार को आप तेज धक्का नहीं मार सकते। इसका मतलब उसके अंदर जो मोशन होगा या उसके अंदर मूवमेंट होगा, अब मोशन को हम क्या बता सकते हैं, मूवमेंट भी कह सकते हैं, है ना, मोशन को मूवमेंट भी कह सकते हैं। कि वो इसके अंदर जो मूवमेंट होगा उसका क्या क्वालिटी का मूवमेंट, वो स्पीड स्लो होगी या फास्ट होगी, वो उसका मतलब उसका क्वांटिटी कैसा है, उस इस टर्म को कहा जाता है मोमेंटम, ठीक है। इस टर्म को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखो हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था, सिर्फ इनर्शिया, हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था, केवल इनर्शिया, मास, ठीक है। जो मोमेंटम होता है सेकंड लॉ में जो पढ़ेंगे, जो मोमेंटम होता है ये दोनों को भी डिपेंड करता है, ये मास के ऊपर भी डिपेंड करेगा और ये वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा ही करेगा। क्या ये सबको क्लियर है? इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू एम इंटू वी। तो P को क्या कहते हैं, मोमेंटम, M मतलब मास, V मतलब वेलोसिटी। तो मुझे बताओ मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, बताओ कौन बता सकता है, जल्दी बताइए मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, फास्ट फास्ट, क्योंकि हम न्यूटन का यूनिट भी निकालना सीखेंगे। चैट बॉक्स में लिखो। प्लीज राइट द यूनिट, V अपॉन P। फिर से सोचो, देखो बच्चों, मास किसमें होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। केजी, गुड,
है ना। मोमेंटम क्या होता है, देखो मास इनटू वेलोसिटी, ऐसा आप निकालना सीखो, यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। को कैसे लिखते हैं, केजी में, वेलोसिटी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम का यूनिट हो गया। अंडरस्टूड, जो यहाँ लिखा है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। देखो ये रहा, सामने लिखा था, मैं तो ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, ये दोनों, ये इफेक्ट होता है, ये मास से भी इफेक्ट होता है, वेलोसिटी से इफेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, मोमेंटम भी। मोमेंट मास मोमेंटम मतलब क्वांटिटी किससे आएगी, मास से, है ना। और दूसरा आपका डायरेक्शन, इसलिए मोमेंटम आपकी, इसलिए मैंने कहा ना फोर्स भी आपकी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। और आपका मोमेंटम भी कौन सा क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दोनों वेक्टर होती, क्यों, इसमें अपने को फोर्स भी Sir, चाहिए your और voice is not मोमेंटम भी। सर आ रही है सर। बेटा आपका कहीं ना कहीं नेट का इशू, आप इसको देखिए, रिजॉल्व कीजिए, ठीक है। ये तो आपकी दोनों क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है। वेक्टर याद रखना, जिनका मैग्नीट्यूड होता है, Hello, मैग्नीट्यूड sir. मतलब कुछ वैल्यू होती है। Sir, your Yes. voice is not coming. बच्चा, बाकी बच्चों को तो आ रही है आवाज अतर। बाकी बच्चे प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करो अगर आपको आवाज आ रहा है तो। बाकी बच्चों प्लीज रिप्लाई करो चैट बॉक्स में अगर आपको आवाज आ रहा है, ताकि सबको पता लगे आवाज आ रहा है, ठीक है। यस, ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें दोनों चीज होती है, क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, जैसे 10, डायरेक्शन मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो इसलिए इसका एक एग्जांपल होता है कराटे प्लेयर। आपने कराटे प्लेयर को देखा है, वो बड़ी सी टाइल्स लगा लेता है, उसको क्या करता है, सिंगल हैंड से मार देता है। आप अगर उसको, बेटा आपका नेट का इशू है, मेरे यहाँ पर नेट अच्छा, बाकी बच्चों को देखो आवाज आ रही है, आप चैट बॉक्स चेक Sir, कीजिए, it's coming now. बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है। Sir, मेरे हाँ, Bluetooth को audio आपके हो गया था. शायद नेट का इशू है बच्चा, यस। इसलिए हमेशा वो कहते हैं, कबीर जी कहते थे, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन ढूंढा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। तो कबीर जी कहते हैं, हमेशा गलती या हमेशा इशू पहले अपने एंड पे देखना सीखो। जब अपना एंड एकदम क्लियर हो, तब हमें सामने वालों को बताना चाहिए, ओके। क्या गलती की बात नहीं हो रही, सिर्फ आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि आप लोग अपने एंड पे बस सिस्टम पक्का चेक किया करो, ठीक है बच्चा। इसलिए मैं देखो चैट बॉक्स में लिखवाता हूँ, भाई सबको आवाज आ रही है, नहीं आ रही, ताकि अगर 4-5 बच्चों को आ रही है क्लियर और 1-2 को इशू है, इसका मतलब इशू आपके एंड पर है। सबको नहीं आ रही है ना, अगर समझो सबको नहीं आ रही, इसका मतलब इशू मेरे एंड पर है, याद रखना हमेशा, ठीक है। जैसे मीटिंग में क्लोज कर दूं तो देखो सब मीटिंग क्लोज हो जाएगी ना, यस। ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने मीटिंग क्लोज की तो एक की चालू हो, बाकी सबकी बंद हो जाएगी, होगी तो सबकी बंद होगी, ठीक है। चलो मोमेंटम का लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। देखो इतने सारी टाइल्स है, ये आदमी एक बार में कैसे तोड़ सकता है, वो ऐसे तोड़ सकता है, अगर देखो अपने हैंड को यहां तक रखे, अपने हैंड को यहां तक रखे, इतना उठा, इतना, और यहां से इसको मारे, टूटेगी क्या, नहीं टूटेगी। अपने हैंड को यहां तक रेज करे, तब टूटेगी क्या, नहीं टूटेगी। उसको हैंड को करना पड़ेगा, पूरा यहां तक रेज करेगा और पूरे वेलोसिटी से इसको पर किक करने की, यहाँ पर मतलब हाथ से मारने की कोशिश करेगा। वो अपने हाथ को पूरा रेज करेगा, इसका हाथ को क्या करेगा, पूरा ऊपर तक रेज करेगा यहाँ तक, और ये इसको अचानक से इधर मारेगा, तो ये ब्रेक होती, खट 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 पूरी ब्रेक होती चली आएगी। तो ये चीज वर्क करता है मोमेंटम प्रिंसिपल से, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, द फास्ट मूविंग हैंड इज रेड्यूस्ड टू जीरो इन वेरी वेरी शॉर्ट, ऊपर से एकदम तेजी से आता, नीचे ठक होता है। इससे क्या होता है, ए वेरी लार्ज फोर्स ऑन द पाइल ऑफ द टाइल विच सफिशिएंट टू ब्रेक द अपार्ट। वो ऊपर से क्या होता है, उसका हाथ का मास है ना, उसके हाथ का एक मास है, उसमें क्या करता है, हाइयर वेलोसिटी ऐड करता है, वेलोसिटी बहुत ऊपर से बहुत तेजी से लाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके हाथ का मोमेंटम बढ़ गया, इस हाथ का मोमेंटम
बढ़ गया। मान लो हाथ उसका 5 किलो का, अगर वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मारे तो कितना हो गया, केवल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वही अपनी स्पीड कर ले 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया, 20 टाइम्स। कितना हो गया, 20 टाइम्स। तो इतना एक्स्ट्रा 20 टाइम्स उसको मोमेंटम मिलेगा, तो उससे क्या होता है, टायर पूरी आपकी ब्रेक हो जाती है। ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल और, जैसे क्रिकेट बॉल होती है, आप देखो बहुत भारी नहीं होती है ना, तो अगर आप इसको बहुत तेज स्पीड से फेंकते हो तो क्या होता है, अब उसने बहुत सारा मोमेंटम गेन कर लिया होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट होता है, अगर मास भी ज्यादा होगा तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तब भी मोमेंटम ज्यादा हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, ठीक है, जैसे मैं अगर पिटाई करना चाहूँ, ठीक है, मेरे हाथ है, मैं इसको हल्का सा किसी को तक, उसको ज्यादा चोट नहीं लगेगी। वही हाथ को मैं थोड़ा सा लंबा खींच के लूँ तो तड़क मारूं तो बहुत जोर की चोट लगती है ना। इसका मतलब मेरे हैंड ने बहुत तेजी से मोमेंटम हैंडल करा, उसका हाथ में उतना वजन ना हो, बट उसने जो वेलोसिटी एक्वायर किया है, उसने उस वेलोसिटी एक्वायर करने से क्या होगा, उसने बहुत ज्यादा मोमेंटम एक्वायर कर लिया है, उसने बहुत ज्यादा मोमेंटम एक्वायर कर लिया है। ठीक है। और एग्जांपल, अगर कोई कार बहुत धीरे, जैसा साइकिल बहुत धीरे चल रही है, ठीक है, और आपको टक्कर मारे, आपको ज्यादा, वही साइकिल अगर बहुत तेजी से चलते हुए आए और आपको टक्कर मारे, आपको देखो नुकसान पहुंचाती है ना। इसलिए जो गाड़ी जब स्पीड में ज्यादा चलती है, उससे जब एक्सीडेंट होता है, उससे आदमी ज्यादा हर्ट करता है। खड़ी गाड़ी तो आपको वैसे कुछ नहीं कर सकती, गाड़ी जब स्टार्ट हुई आपको पुश करेगी, आपको साइड में धक्का मार के चली जाएगी, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप कभी तेज गाड़ी से कूदने की कोशिश, तो आपको चोट ज्यादा लगता है, आप सिंपल गाड़ी से तो आप कभी भी कूद सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, वो बहुत ज्यादा मोमेंटम गेन कर लेते हैं, है ना, हम गेन हो जाता है। इसलिए कहते हैं जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो हाई स्पीड पे जब होते हैं तो ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। स्पीड कम होगी, जब आपकी स्पीड कम होगी तो आपको चोट कम लगेगी, और स्पीड ज्यादा होगी तो आपको चोट ज्यादा लगेगी। तो मोमेंटम इज कंसिडर्ड टू बी ए मेजर ऑफ बोथ क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए मूविंग बॉडी। कोई बॉडी कितना फास्ट, उसमें कितना मोमेंटम है, कितना उसमें स्लो मोमेंटम है, कितना उसमें फास्ट मोमेंटम है। ठीक है। आज का क्लास हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, कल हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे मोमेंटम के। शीट आपके पास है फिर भी, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, आपको फोर्स के ऊपर कुछ नोट्स लिखने हैं। जो मैंने आपको फोर्स बताया, फोर्स क्या होता है, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, न्यूटन अंगल का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम तक आप शॉर्ट नोट बनाओगे, कल हम मोमेंटम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन उसके बाद आपका सेकंड लॉ मोशन आएगा। देखो कई सारे आपके एग्जांपल क्वेश्चन आपको इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, तो आज आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट कंप्लीट करना है। फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ पे आएंगे, सेकंड लॉ, और फिर कल हम थर्ड लॉ Sir, भी can you पढ़ेंगे, repeat और the फिर लास्ट में हम homework? पढ़ेंगे यस डेफिनेशन ऑफ द मोशन, इफेक्ट ऑफ द Sir, मोशन। सिर्फ नोट्स ही लिखने ना? यस, आज आपको सिर्फ नोट्स लिखना है सर मुझे लगा कि क्वेश्चंस भी बता। ना, अभी क्वेश्चंस नहीं करना है, कल जब पढ़ाऊंगा तब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज जो पढ़ाया है सर वो फॉर्मूला समझा दो जिसमें किसको मल्टीप्लाई करते हैं। मोमेंटम ना बच्चा, यस सर। बता दो, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ना, सिंपल। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल। मोमेंटम को कैसे लिखते हो ना, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास किस में होता है, केजी में होता है, और एक्सक्यूज मी वेलोसिटी किस में सर, होती है, मीटर पर सेकंड। बस एक्सक्यूज मी ये सर, बच्चा, सर जो आपने कराटे का बोलो बच्चा। मतलब एग्जांपल दिया, सर उसका हाँ मोमेंटम ढूंढने के लिए मास इनटू वेलोसिटी करेंगे, तो वो सर हाथ का मास लेंगे क्या पूरे उस जो आदमी का है उसका मास लेंगे? नहीं, देखो उसका जो फोर्स लगता है ना, उसके हैंड का फोर्स लगता है, उसकी कोहनी का फोर्स लगता है, पूरी बॉडी का फोर्स नहीं लगता उसको। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है सर कि मतलब अगर हम उसको, सिर्फ हाथ का फोर्स मतलब हाथ का जो वेट है वही गिना जाएगा ना? यस यस, क्योंकि अब वो पूरी बॉडी उसके ऊपर नहीं गिर रही ना, वो आदमी की क्या गिरेगा, उसका सिर्फ हाथ गिरेगा ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था यस किस सर। सेंस में, इस वेलोसिटी के सेंस में। देखो मास, हाथ का मास सेम है, ठीक है, मेरे हाथ का वेट अगर 5 kg है और ये वेट भी कितना 5 kg, तो जब मेरी वेलोसिटी केवल 1 है तो मेरे अंदर मोमेंटम कम होगा, और मैंने वेलोसिटी बहुत तेजी से पीछे से लाया, 20 मीटर
मीटर पर सेकंड होता है, हम ये सारी टाइल्स तोड़ पाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में बहुत ज्यादा पावर होती है हम तोड़ पाते हैं, ठीक है। आप ऊपर के ठक 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 मारते रहो, नहीं टूटेगी। और आप पीछे हाथ तो वही है ना, आपके हाथ का मास उसमें ठक 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 करते रहोगे, वो नहीं टूटेगी। अब जब उसको पीछे से लाके मारोगे तभी वो टूटेगी। अंडरस्टूड? यस सर। ओके गुड, चलो यस सर, थैंक यू सर। चलो थैंक यू वेरी मच। ओके वैष्णवी, आपके एग्जाम स्टार्ट है, गुड, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। सारा कोर्स लगता है आपका हो गया है। यस, सेकंड लॉ का डेफिनेशन, ये एक बात दिखा दो। सेकंड लॉ का डेफिनेशन बेटा कल पढ़ेंगे, तुषार आज कर लेंगे। आज आपको मोमेंटम तक शीट्स आपको मैंने भेजी हुई है ग्रुप पे, ठीक है। और शीट्स पे आप देखा अपने नोट्स